रिवॉल्यूशन का सक्सेस जो है वो 2 फेजेस में आया था। फर्स्ट जो था वो मिड 60 से लेके मिड 70 तक, यस मिड 60 से लेके मिड 70 तक जो है फर्स्ट फेज में आया था, जिसमें सिर्फ कुछ स्टेट्स थे जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, याद रखना है हमें नाम, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स थे इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, इन्हीं स्टेट्स में सिर्फ यूज हो रहा था। और जहां पे वीट ग्रोइंग रीजन था वहां पे सिर्फ HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि जो सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ मिड 70 से लेके मिड 80 तक, जहां जब सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ तो फिर ये टेक्नोलॉजी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में और बेनिफिट पहुंचाने लगी, या और जगह जो है स्टार्ट होने लगी, वहां पे शुरू होने लगी। ठीक है, तो 2 फेजेस में इसकी स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले के 60 से लेके 70 तक में, मिड 60 मिड 70 के लिए से लेके यानी 10 साल के ड्यूरेशन में, पहले सिर्फ इन 3 स्टेट में ज्यादातर चलती थी। फिर हम आगे आते हैं कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स का क्या, कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या था, यानी कि उससे क्या सबसे जरूरी फर्क पड़ा, क्या हमें ज्यादा देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। कि अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, पहली चीज क्या लिखी है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। इसका क्या मतलब है, सरप्लस जो है, सरप्लस से क्या मतलब है, अभी हम देख रहे थे ना सबसिस्टेंट फार्मिंग में क्या हो रहा था कि हम सरप्लस नहीं ग्रो कर पा रहे थे, है ना, एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वो कि अपना जो है अपना यूज करने के बाद, अपना पर्सनल यूज करने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाए जिसको हम मार्केट में जाके बेच सके। तो वो प्रॉब्लम जो है एक सॉल्व हुई थी इससे, कि मार्केट सरप्लस refers to that part of the agriculture produce which is sold in the market by farmers after meeting their own consumption required। यही बात लिखी है कि खुद की कंजप्शन रिक्वायरमेंट के बाद जो है जो चीजों को मार्केट में वो बेच सकते थे वो होती थी क्या, सरप्लस। So a good portion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market। एक अच्छा पोर्शन जो है वो मार्केट में बेच पा रहे थे। ठीक है, यही लिखा है। तो अटेनिंग मार्केटेबल ये ई है, मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया कि क्या गुड इफेक्ट आया था, इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ था कि मार्केटेबल सरप्लस में हम अब कर पा रहे थे, अब हम ऐसा प्रोडक्शन कर पा रहे थे जो सरप्लस में हो रहा था। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, सेकेंड पॉइंट क्या है, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो क्या कर दिया था, उसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट थी वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो बफर स्टॉक में, मतलब कि उसका एक जो है स्टॉक बना बना के रख पा रही थी ऐसे टाइम में यूज करने के लिए, जब मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है, या मान लो जो है कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, या नेचुरल कैलेमिटी हो गई, किसी एरिया में जो है बिल्कुल फूड प्रोडक्शन एकदम खराब हो गया किसी की वजह से, तो उन जगह पे उस टाइम पे जो है फूड ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए हमारे पास बफर स्टॉक हमेशा बना के रखना चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले ये चीजें क्या हो रही थी, पहले खुद के खाने के लिए ही, खुद के कंजप्शन करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, तभी तो हमें यूएसए से जो है इम्पोर्ट कराना पड़ रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो बन के तैयार होने लगा। बफर स्टॉक क्या होता है ये बात समझ में आई, हाँ, लार्ज क्वांटिटी में yes, स्टॉक बना के रखना, यस मैम, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। थर्ड पॉइंट है क्या, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। इसमें क्या हुआ था कि जो लो इनकम ग्रुप पीपल थे, जैसे कि लार्ज पोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वर सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, देयर प्राइस डिक्लाइंड। दिस डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स बेनिफिटेड द लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब है, जो कम इनकम वाले लोग थे वो अपने इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है किस चीज में लगा दिया करते थे,
वो अपने इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है फूड खरीदने में लगा दिया करते थे, क्योंकि फूड जो है वो काफी महंगी होती थी और बहुत ही कम होती थी। अगर कोई चीज बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज की, बहुत ही कम अमाउंट में, तो क्या होता था कि देखो, जब किसी चीज की प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है ना, तो उस चीज की प्राइस भी क्या होती है मार्केट में, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती हैं। ये चीजें हमने पढ़ी थी पिछले बार। डिमांड अगर ज्यादा होता है तो क्या होती है, प्राइस जो है वो बढ़ने लगती है। डिमांड और प्राइस का ग्राफ पढ़ा था हमने। यस मैम। अगर किसी चीज की क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो पहले उसकी प्राइस यहाँ थी, अब वो मूव करके किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। देखो ऐसे देखते हैं एक और ग्राफ बना के। ये अगर डिमांड है और ये सप्लाई कर्व है, और प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है यहाँ पे है पी। अगर किसी प्रोडक्शन की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो न्यू प्राइस क्या बन जाती है, P1, जो कि पिछले वाले प्राइस से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो जो लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको जो है वो अपने फूड क्रॉप्स को लेने के लिए हाई प्राइसेस पे करने पड़ रहा था। लेकिन फिर जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट क्या हुआ था, आउटपुट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था ना, यही तो काम किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। जिसकी वजह से क्या हो गया था, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, याद है, पढ़ा था हम लोग ने पिछले साल। यस मैम। तो राइटवर्ड शिफ्ट हुई सप्लाई, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले प्राइस यहाँ थी, अब जो है वो न्यू प्राइस किधर आ जाएगी, P1 जो है पुराने प्राइस से नीचे कहीं आ जाएगी। इसका मतलब है प्राइसेस जो है क्या, गुड्स की डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो लो इनकम ऑफ ग्रुप ग्रुप पीपल थे, उनको अब फूड प्रोडक्शन में कम पैसा देना पड़ा था, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत बढ़ गई थी। तो फूड जो है क्या हो गए थे, थोड़े सस्ते हो गए थे, कम रेट के हो गए थे, तो उनको जो है कम पैसा देना पड़ रहा था, यानी कि प्राइसेस में डिक्लाइन आया था। ये बात समझ में आई। यस मैम। थ्री इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। फर्स्ट वन वॉज अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। सबसे पहली बात कि मार्केटेबल सरप्लस हम अटेन कर पा रहे थे, सिर्फ हम सबसिस्टेंट फार्मिंग पे नहीं रह गए थे, अब हम सरप्लस को मार्केट में बेच भी सकते थे। सेकेंड पॉइंट वॉज बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, कि हमने फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया था, है ना, जो है स्टॉक बना के कुछ इमरजेंसी के टाइम के लिए, नेचुरल कैलेमिटी के टाइम के लिए स्टॉक बना के रखना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड द थर्ड पॉइंट वाज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, जो लो इनकम वाले लोग थे उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हो गया था। ओके यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वो ऐसा नहीं थी कि बिल्कुल रिस्क फ्री थी, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी रिस्क नहीं था, इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क हुआ करता था। क्या रिस्क था, इसको देखते हैं। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, सबसे पहले लिखा है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक का क्या मतलब होता है, हम कीड़ों मकोड़ों का हाँ अटैक। हाँ, तो जो HYV क्रॉप्स थे ना, वो बहुत ज्यादा प्रोन थे पेस्ट अटैक से, उनमें ना पेस्ट अटैक का जो है खतरा बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अगर उनके क्रॉप्स पे, उनके फील्ड पे पेस्ट अटैक हो जाता तो उनका सारा चीज एक बार में जो है खत्म हो सकता था। क्योंकि जब अगर पेस्ट अटैक होता है या ऐसे कीड़े मकोड़े लगते हैं फूड ग्रेन्स में, तो फिर वो प्रोडक्शन पूरी तरीके से फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, फिर हम उसमें कुछ बचा नहीं पाते हैं। तो ये रिस्क उसमें एक सबसे ज्यादा जो था रिस्क था। एक ये हो गया रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। सेकंड क्या था, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटी का भी रिस्क हुआ करता था। कैसे हुआ था, होता था इनकम इनइक्वालिटी का रिस्क, जब क्या होता था ना कि अभी हमने पीछे देखा था कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स में, कि वो काफी एक्सपेंसिव भी हुआ करता था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जहाँ पे हम लोग HYV सीड्स का यूज करते थे, वहां पे हमें
फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी जरूरत हुआ करती थी। तो क्या बोल रहा है, जो बिग फार्मर्स थे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, वही लोग क्या कर रहे थे, ये अफोर्ड कर पा रहे थे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिग फार्मर्स ही अफोर्ड कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास उतना पर्याप्त जो है पहले से पैसा हुआ करता था, उनके पास रिसोर्सेस था कि उन चीजों में, ऐसे सीड्स में वो पैसा लगा पाए या प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी दे पाए कंट्री अपने क्रॉप्स के लिए। तो वो जो है अफोर्ड कर पा रहे थे इस टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करने के पास उनका प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ जा रहा था, तो वो उनके पास और ज्यादा पैसा आ रहा था। यानी कि जिनके पास पैसा था उनके पास पैसा और ज्यादा बढ़ पा रहा था। ठीक है। और जो क्या थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे, उनके पास तो पहले ही क्रॉप्स वगैरह, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए उतना ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। तो उनको क्या हुआ कि वो अभी भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे या अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अभी भी उनका प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से उनको अभी भी उनकी इनकम में जो है कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जो बिग फार्मर्स थे वो अपनी इनकम इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया था, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये बात समझ में आई कैसे बढ़ गया था इनकम इनइक्वालिटी? टेल मी। आई वॉन्ट रिस्पॉन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि बात समझ में आई है या नहीं आई है? मैम एक बार और समझा दे। तो ये बात बोलो ना पहले, और लोगों के तो मुंह ही नहीं खुल रहे हैं अभी भी। मैम अभी हाँ, अभी अभी जो क्यों अभी ज्वाइन की हो? क्लास का टाइम 10 o'clock है। मैम नेटवर्क दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो, क्या रिस्क इन्वॉल्व थे अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन? रिस्क इन्वॉल्व ये थे कि पेस्ट का जो है, पेस्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ गया था, कि इन टाइप के जो HIV क्रॉप्स होते थे, यहाँ पे पेस्ट का हमला बहुत ज्यादा होने लगा था। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी कि पेस्ट अटैक जो है बढ़ गया था। अगर स्मॉल फार्मर्स थे, अगर उनके फील्ड पे उनके क्रॉप से पेस्ट अटैक होता था, उससे क्या होता था, उनकी पूरी पूरी क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाती थी, पूरी फसल खराब हो जाती थी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो इनकम इनइक्वालिटी था वो बढ़ गया था। इनकम इनइक्वालिटी कैसे बढ़ गया था? जो बिग फार्मर्स थे, अभी हमने देखा था कि HIV सीड्स जो थे काफी एक्सपेंसिव टाइप की सीड्स हुआ करती थी, उनके लिए काफी खर्चा होता था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए जो है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनके यूज बढ़ गया, उनका यूज ज्यादा करना पड़ता था। तो जो बिग फार्मर्स थे ना, वो ही लोग अफोर्ड कर पाते थे ये सारे इनपुट्स को। इन सारे इनपुट्स को सिर्फ बिग फार्मर्स अफोर्ड कर पाते थे, और उनके इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद उनका आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता था। उनके पास काफी सरप्लस होता था, उसको वो मार्केट में बेच के बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन उसी जगह पे जो छोटे फार्मर्स थे, जिनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं था कि वो ये सारी चीजों को अफोर्ड कर पाए, उनका प्रोडक्शन अभी भी जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाया। वो जहाँ का कहाँ रह गया, जैसे था वैसे ही रह गया। अभी भी उनकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही चल पा रही थी, सरप्लस जो है उतना नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से उनकी इनकम में तो कोई इंक्रीज नहीं आया। लेकिन जो रिच फार्मर्स थे, बिग फार्मर्स थे, उनकी इनकम जो है ड्रास्टिकली बहुत तेज इंक्रीज हो गई। तो जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है अभी भी अराइज होती थी। ये बात समझ में आई? यस मैम। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट जो है ना, कुछ फेवरेबल स्टेप्स ली थी। देखो, कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। उससे पहले देखते हैं हम यहाँ पे डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। देखो, गवर्नमेंट जो है ना कुछ स्टेप की ली। उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करने लगी स्मॉल फार्मर्स को, लो इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती थी। क्योंकि हमें पता है कि HIV सीड यूज करने के लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारा अच्छा होना चाहिए। तो स्मॉल फार्मर्स को पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम लेके आई कि हम आपको
स्मॉल फार्मर्स को लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं आपको, आप पैसे लीजिए हमसे और ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करिए। और वो लोन क्या होता था, लो इंटरेस्ट रेट पे हुआ करता था। ठीक है, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एफर्ट लिया। देखो इसमें लिखा भी है कि फिर उसी के बारे में बात करते हैं कि डिबेट्स ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। तो ये जो लोन वगैरह या जो सब्सिडी गवर्नमेंट अपने तरफ से जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है या कोशिश करती है, उसे हम सब्सिडी भी बोलते हैं, है ना। तो उसके ऊपर कुछ डिबेट हुआ कुछ लोगों में, कुछ उसके फेवर में थे और कुछ उस सब्सिडीज के अगेंस्ट में थे। कुछ बोल रहे थे कि हाँ ये सब्सिडी देना सही भी है, और कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो उस सब्सिडी के अगेंस्ट भी थे। तो उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि the government provided loans or subsidies at a low interest rate to small farmers so that they could have access to the required input। जैसे कौन कौन से एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स जो थे और HYV सीड थे, यही हमने देखा कि इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ना आए उसके लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना गवर्नमेंट शुरू की थी। अब इसमें डिबेट क्या हुआ था कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो इस सब्सिडी के फेवर में भी थे। तो देखते हैं कि फेवर में थे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज। फेवर में थे, वो क्या बोल के फेवर में थे कि उनको भी लगता था कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं इंडिया में वो क्या है, वो पुअर ही हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ये सब्सिडीज जो है वो मिलनी चाहिए, वो ऐसा बोलते थे। Eliminating subsidies will increase income inequality between rich and poor farmers and will violate the ultimate goal of equity। जो है इक्विटी के गोल को पूरा करने के लिए जो सब्सिडीज का क्या है, एक सेकेंड, इक्विटी के गोल को पूरा करने के लिए इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए और इक्विटी के गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या करना था, सब्सिडीज जो है बढ़ानी थी, जिससे कि सारे लोग इक्वली, अभी हमने देखा ना कि जो रिच फार्मर्स हुआ करते थे सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, तो पुअर फार्मर को भी मौका मिलना चाहिए जो सो दैट वो भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके, वो भी अपना आउटपुट को इंक्रीज कर सके। तो इसलिए जो है कुछ इकोनॉमिस्ट जो है इसके फेवर में बात कर रहे थे। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट, अगेंस्ट की बात करते हैं अगर, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स अगेंस्ट में थे। इकोनॉमिक्स अगेंस्ट में इसलिए भी थे क्योंकि जो सब्सिडीज थी डू नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स एज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे ना गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी तो वो ऐसा नहीं करती थी गवर्नमेंट उस टाइम पे कि डायरेक्टली जो है वो फार्मर्स को बोल देती है कि हम आपको पैसा देते हैं कि तुम लो मेरे तरफ से पैसा और जाओ फर्टिलाइजर खरीद के लेके आओ। ठीक है, ऐसे सब्सिडी नहीं दी जाती है, सब्सिडी वगैरह ना इस तरीके से नहीं दी जाती है। सब्सिडी ऐसे दी जाती है कि क्या होता है, जैसे पेट्रोल लेने जाते हैं हम लोग पेट्रोल पंप पे, अगर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो पेट्रोल हमें मिलता है जिस रेट पे, वही मार्केट में एक्चुअल प्राइस नहीं होता है पेट्रोल वगैरह का, उससे कई ज्यादा प्राइस रहता है। पर गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें थोड़ा सस्ता पड़े, उसकी प्राइस थोड़ी कम रहे, तो वो पेट्रोल कंपनीज जो होती है ना उनको अपने तरफ से बोलती है कि आप जो है मार्केट में इसी रेट पे जो है बुक करिएगा, सॉरी आप जो है इसी रेट से मार्केट में जो है पेट्रोल को बेचिएगा, और जो आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा है वो हमसे ले लीजिएगा, मेरी तरफ से ले लीजिएगा। ये बात समझ में आई? उसी तरीके से सब्सिडीज जो गवर्नमेंट होती थी वो डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं देती थी, लेकिन जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती थी वो उनको प्रोवाइड करती थी, वो उनको सब्सिडी देती थी, बोलती थी कि जो खर्चा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे तरफ से ले लो, और जो है फार्मर्स को कम रेट पे, कम मार्केट प्राइस पे जो है ये फर्टिलाइजर्स बेचो, ऐसा किया जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता था फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है सब्सिडी तो ले लेती थी, लेकिन वो पुअर फार्मर्स को जो है उतने कम रेट पे नहीं बेचती थी, और इससे ज्यादातर अभी भी जो है बिग फार्मर्स थे वो बेनिफिट उठा पा रहे थे, वही जाके जो है खरीद लेते थे अच्छा ज्यादा प्रोडक्ट, ये होता था।
इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो इस चीज के अगेंस्ट में थे, इस सब्सिडीज के, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस सब्सिडी के होते हुए भी जो है पुअर फार्मर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बुक है सबके पास, आपके पास Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. है सबके पास? बुक, बहुत अच्छी बात है, बुक है सबके पास। तो फिर नहीं है मैम। ओहो, चिल्ला क्यों रही हो? नहीं है तो पीडीएफ भेजा था हमने? तो हाँ, आप मेरी इसलिए तुम्हारी बुक से पढ़ रहे हैं? क्या बोल रही हो? आप मेरी बात सुन रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, बुक नहीं है तो बुक जल्दी से अरेंज करो, क्योंकि पढ़ाई ऐसी ही करनी है अभी बहुत लंबे समय तक। समझ में आया? कितना मैम? कह रहे हैं अभी काफी लंबे समय तक पढ़ाई ऐसी ही करनी है, स्कूल खुलने का इधर बीच कोई इरादा नहीं है। स्कूल पता नहीं कब खुलेगा, क्योंकि देख रहे हो बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो गया, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये कोरोना का थर्ड वेव आएगा वो बच्चों को टारगेट करेगा, तो इस वजह से भी और स्कूल को अभी जो है बच्चों का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, सो दैट बच्चे जो है इसमें कहीं बाहर ना जाए, इन्वॉल्व ना हो सके इन चीजों में। बात समझ में आई है? तो बुक वगैरह अरेंज करिए, क्योंकि पढ़ना अब इसी तरीके से है, और पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके मैम। हाँ, बड़े खुश हो गए। उनसे ज्यादा खुश तो 12th वाले बैच वाले हुए होंगे जो पुराने थे, बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है उनका, लॉस भी उन्हीं लोगों का हो रहा है। यस मैम, ये तो बात है। लॉस भी है उन्हीं का है, ये भी बात है, एग्जाम ना होके। तो इसके बाद जो है एक पॉइंट है बुक में कि क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना? इसको बुक से पढ़ना है सबको, यहाँ दिया हुआ है, देखो। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1950 टू 1990, अभी तक जो भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं डेवलपमेंट में, वो सारी चीजों के लिए कि क्या कैसे उसको समराइज करके ना पॉइंट्स में लिखेंगे। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, 3 to 4 मार्क्स में कभी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि अपने तरीके से बताओ कि क्या क्या चीजें हुई थी, और शॉर्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। तो इसको बुक से पढ़ेंगे ये पॉइंट, और 4 पॉइंट जो है खुद से बना के इसको कॉपी में नोट्स में ही लिखेंगे, ये हेडिंग डाल के, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है मैम। होमवर्क है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये नोट्स में हमें चाहिए ये पॉइंट, डिट्टो सेम बुक का ही नहीं छापना है, अपने आप से करना है। मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों के पास बुक है ना, तो अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड से पीडीएफ मांगो, ठीक है? पीडीएफ जो है तुम लोग आपस में शेयर कर लो अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जल्द से जल्द सब लोग अपनी अपनी बुक खरीद लो। आपसे हम पीडीएफ नहीं सेंड करने वाले, आपस में तुम लोग एक दूसरे से अरेंज कर लो, थोड़ी क्लासमेट से भी ठीक है हेल्प लो मैम। कि सारे काम हम ही करेंगे बैठ के। ओके, तो ये होमवर्क है, ये करना है अपने आप से नोट्स में। इसके अलावा बाकी जो पीछे के नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे। हाईलाइट करके जो मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होती हैं उन पे फोकस करिएगा, क्योंकि हमें वो चीजें लिखना जरूरी होता है, जिससे एग्जामिनर भी समझ जाता है कि आपको वो बात समझ में आई है ना? और हमें लिखने में भी आसानी होता है, याद करने में भी। ठीक है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है यहीं पे खत्म हुआ 1950 टू 1990। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो हम लोग अभी 12 o'clock वाले क्लास में करेंगे। चलो, क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू मैम। Ma'am.